हाय दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा कॉर्नर में। मैं निखिल जाखड़ लेकर आया हूं आपके लिए एमपी कांस्टेबल के 2017 और 2016 के जीके के सारे क्वेश्चन। इसमें हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे इस श्रृंखला में। आप इसको टेस्ट के तरीके दीजिएगा। इसमें 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उन सारे क्वेश्चनों में जीके के क्वेश्चन होंगे, एमपी जीके होगा, प्लस करंट अफेयर। मैंने कुछ कोशिश की है कि नए करंट अफेयर से उसे रिप्लेस कर दूं। पुराने जो 2016 और 2017 में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने नए वाले करंट 2020 या 2021 का जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर था उसे रिप्लेस करने की कोशिश की है। तो आप उन टॉपिकों को देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जो भी तैयारी है, आपको पता है जीके में बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपी जीके भी आता है और पूरा वर्ल्ड जीके भी इसमें पूछा जाता है। जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सभी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस निर्माण ने वास्तुकला के लिए आगा खां पुरस्कार नहीं जीता है? स्लम नेटवर्क इंदौर, वल्लभ भवन भोपाल, विधान भवन भोपाल, आर्यन सामुदायिक आवास इंदौर। तो इसमें से आपको बताना है किसी एक को अभी तक आगा खां पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी को मिल चुका है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? वल्लभ भवन को अभी तक आगा खां पुरस्कार नहीं मिला है। इसका मतलब क्या है कि इस्लाम नेटवर्क इंदौर को आगा खां मिल चुका है, विधान भवन भोपाल को आगा खां का मिल चुका है, और आर्यन समुदाय आवास को। तो इसमें हम इसके बारे में, आगा खां के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। और ये पूरे इंडिया में कहाँ किसे मिला है ये भी हम देख लेते हैं। आर्किटेक्ट के लिए आगा खां पुरस्कार 1977 में आगा खां द्वारा स्थापित एक वास्तुकला पुरस्कार है। आर्किटेक्ट के लिए आगा खां पुरस्कार 3 साल के चक्र में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें $1 मिलियन का कुल मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है, जिसे कई विजयी परियोजनाओं के द्वारा साझा किया जाता है। ये इमारतों, लोगों के अलावा परियोजना टीम और हित अधिकारियों को दिया जाता है। अभी तक देखो, ये इंटरनेशनल पुरस्कार है। ये जो कि टर्की की एक कोई संस्था है उसके द्वारा दिया जाता है। तो इंडिया में ये किसे किसे मिल चुका है अभी तक? विधान भवन भोपाल को, लेपर्ड हॉस्पिटल चोपड़ा तालुका भारत, इस्लाम नेटवर्क इंदौर, आर्यन सामुदायिक आवास इंदौर, और मुगल शेरेटन होटल आगरा भारत। तो इन 5 जगहों पर इंडिया में ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 3 जगहें मध्य प्रदेश की हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार, बर्मा, नेपाल, भूटान। इस क्वेश्चन में आपको घुमाने की कोशिश की गई है, क्योंकि म्यांमार जो है उसी का पुराना नाम बर्मा था। तो अब ये बर्मा ना होकर म्यांमार है, इसलिए हमारे देश से जिसकी सीमा लगती है वो म्यांमार है, ना कि बर्मा है। बर्मा ये पहले हुआ करता था, है ना। इसका नाम चेंज हो गया है, म्यांमार हो गया है ना। तो आप हमारे पड़ोसी देश देख सकते हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, ये हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी पढ़ लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बांग्लादेश, इसकी 4906 किलोमीटर की जो सीमा है वो हमारे देश से लगती है। टोटल 5 राज्य हैं। कितने राज्यों की सीमा लगती है ये भी पूछा जाता है, और कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ से बहुत बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला आता है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से लगते हैं। चीन की सीमा लगती है 3488, और 5 राज्य लगते हैं इसमें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की सीमा लगती है 3323 किलोमीटर, और 4 राज्य इसकी सीमा से लगे हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेपाल से 1751 किलोमीटर की रेखा हमारी लगी हुई है, सीमा लगी हुई है। और 5 राज्य, इतनी सी छोटी सीमा के अंदर 5 राज्य लगे हुए हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। यहाँ से नेपाल से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं लगती है ना। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार, इन 5 राज्यों की सीमा लगती है ना। म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है, और इसे 4 राज्य लगे हुए हैं म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान 699 किलोमीटर का एरिया जो है ये लगता है, और इसमें 4 राज्य आते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये सभी भूटान से लगे हुए हैं। और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का सीमा इससे लगी हुई है, और ओनली फॉर एक राज्य जम्मू और कश्मीर जो कि अभी पीओके में है, उस एरिया में ये हमारी सीमा से टच करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं है? उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, नेपाली। तो भारत की 8वीं अनुसूची में किसको जगह नहीं दी गई है? अंग्रेजी को नहीं दी गई है। हम 8वीं सूची के बारे में पढ़ लेते हैं। संविधान की 8वीं सूची
द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं को उल्लेखनीय है। कितनी भाषाएं हैं? 22। और इसका जब ये सूची बनी थी तो इसमें मूल रूप में कितनी भाषाएं थी? 14। असमी, बंगला, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू को स्थान दिया गया था, परंतु 8 अन्य भाषाओं को बाद में सूची में जोड़ा गया। इसमें से देखो जो अमिटमेंट हुए हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है। सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई 1967 में, और कौन से अमिटमेंट के द्वारा? 21 अमिटमेंट 21वें संविधान संशोधन में। और कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 ही भाषाएं 2003 में संविधान के 92वें संशोधन में इसे जोड़ा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 जनवरी 2020 को भारत के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-30 को इस देश में लॉन्च किया गया था। रूस, भारत, फ्रांस, USA। कहाँ से लॉन्च किया गया था GSAT-30 को? आपको ये बताना है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वहाँ पे 2017 के बारे में पूछा गया था, मैंने 2020 से इसे रिप्लेस कर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांस से। भारत के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-30 का फ्रेंच गुआना के स्पोर्ट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। भारत के GSAT-30 और यूटेलेसेट कनेक्ट को फ्रांस गुआना के कुरो लॉन्च केंद्र से परीक्षण वाहन एरियन 5BA-251 से छोड़ा गया। GSAT-30 इसरो की पहली ऐसी इनसेट जेसेट उपग्रह है, श्रृंखला की कड़ी है। ये एक इनसेट 4A को कक्षा में प्रस्तावित करेगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? बलवंत मेहता समिति, फजल आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्ना समिति। तो आपको बताना है पंचायती राज की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। तो पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1957 में योजना आयोग, अब नीति आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय, देखो इसमें 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर, मध्य स्तर और जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया गया। ये सुझाव दिया गया था। वर्ष 1858 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार की और 2 अक्टूबर 1959 कब लागू हुई? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। तो पहला राज्य जिसने ऐसा पहला जिला जिसने पंचायती राज की व्यवस्था स्थापित की वो कौन सा था? नागौर जिला। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वर्ष 1993 में 73 और 74 अमेंडमेंट के द्वारा माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायती समिति मध्य स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 15 अगस्त 1945, 1 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949। तो भारत ने जो संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1949 को अपनाया था। और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इस संविधान सभा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसकी डिटेल आप देख लीजिए। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। और किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की। और इसमें स्टार्टिंग में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। भारत के विभाजन के समय इसमें 299 सदस्य रह गए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगली बैठक 11 दिसंबर 1949 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 ने। 299 टोटल सदस्य थे, तो कुछ अनुपस्थित थे और कुछ की डेथ हो गई थी। और 2 साल 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 के दिन नागरिकता, निर्वाचन और आंतरिक संसद से संबंधित अनुच्छेद लागू किए गए और पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान खालिस्तान में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित करता है। देवनागरी, नंदनगरी, ब्राह्मी और गोरुमुखी। तो ये करता है गोरुमुखी। देवनागरी की लिपि में हमारी संघ जो हिंदी भाषा है उसको मान्यता दी गई है। मालवा उत्सव 2019 में आयोजित किया गया था। खंडवा, खजुराहो, इंदौर, भोपाल।
तो ये है इंदौर में। आपको ध्यान रखना होगा मालवा उत्सव जो है वो हर साल, वो 2019 पूछे, 20 पूछे, 21 पूछे, कभी भी पूछे, या ऐसा पूछ ले मालवा महोत्सव किस शहर में होता है, तो इंदौर शहर में होता है, आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2020 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार का विजेता है? डॉक्टर संजय राजाराम, डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर सुब्र सोरेश, डॉक्टर दिनेश लाल। देखो ये 2017 के बारे में पूछा गया था, 2017 में, मैंने 2020 में से इसको रिप्लेस कर दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन है 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता? डॉक्टर रतन लाल। 11 जून 2020 को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। ये ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में मृदा विज्ञान के प्रोफेसर और कार्बन प्रबंधन पृथक्करण केंद्र के संस्थापक निदेशक हैं। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भुखमरी को कम करने एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पुरस्कार के तहत 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1986 में विश्व हरित क्रांति के सूत्रधार एवं नोबेल पुरस्कार विजेता वर्ष 1970 डॉक्टर नर्मल बोरलॉग द्वारा की गई थी। ज्ञातव्य है कि प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1887 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। देखो ये पुरस्कार इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत में पहला पुरस्कार मिला था वो इन्हीं हरित क्रांति वाले को मिला था, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। एक पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी है? देखो ये 2021 का करंट अफेयर है, तो आपको बताना है 2021 में पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला कौन है? भावनावेल पटेल, अवनी लखेरा, दीपा मलिक, मरियप्पन। तो अवनी लखेरा जो हैं उन्हें ये पुरस्कार मिला है। ये पहली ऐसी एथलीट है इंडिया की जिन्हें एक ही ओलंपिक के अंदर 2 मेडल इन्होंने जीते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन। तो रमेश पोखरियाल जी जो हैं वो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन मोहम्मद, हिदायतुल्लाह, APJ अब्दुल कलाम। आपको पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के बारे में बताना है, तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो हुए वो जाकिर हुसैन हुए। अगली बात करें, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? आचार्य कृपलानी। ये आचार्य कृपलानी आप देख सकते हैं, ये भारत की स्वतंत्रता के समय क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 के अनुसार एक बच्चा वह व्यक्ति है जो उस समय कम आयु का होता है। किससे कम आयु का होता है? जिसे बच्चा कहा जाता है। तो 18 साल से छोटे बच्चे को, मतलब 18 साल से जो भी छोटा होता है उसे बच्चे के रूप में कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह खालिस्तान में है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर। तो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद जो राज्य बना था वह है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित किया गया। तो कितने जिले अलग करके छत्तीसगढ़ स्थापित किया था? 16 जिला। इसको याद रखिएगा, 1 नवंबर 2000 को। बहुत उच्च श्रेणी के लोहे अयस्क मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाए जाते हैं? मुरैना, रीवा, दुर्ग, बस्तर, रतलाम और धार, उज्जैन और कालापुरम। तो आपको बताना है कि जो सबसे अच्छा कोटि का लोहा होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो वह पाया जाता है दुर्ग और बस्तर में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में बैडमिंटन किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया? जवाहर गुट्टा, अश्विनी बोपन्ना, साइना नेहवाल, PV सिंधु। तो किसके द्वारा जीता गया है? PV सिंधु के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2021 में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता गया है, ब्रॉन्ज मेडल, है ना। अखंडता और समाजवादी शब्द को भारतीय प्रस्तावना में किस संविधान द्वारा जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 46वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 45वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपको बताना है अखंडता और समाजवादी शब्द को भारत की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया। और प्रस्तावना के अनुसार संविधान की सबसे बड़ी शक्ति कौन है, भारत की जनता है। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार, ओनली फॉर वन टाइम, संशोधन हुआ है। कब हुआ था, 42 संविधान संशोधन 1976 में परिवर्तन हुआ और इसमें क्या किया गया, समाजवादी शब्द एक नया जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इसको आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन मंदिरों के लिए दिलवाड़ा समूह कहाँ स्थित है, भुज, बड़ोदरा, पुरी और माउंट आबू। तो जैन दिलवाड़ा समूह कहाँ है, माउंट आबू पर है। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपने देखा किस तरीके से हर टॉपिक से, हर जगह से क्वेश्चन आते हैं। कभी हिस्ट्री से ज़्यादा आते हैं, कभी जियोग्राफी से ज़्यादा आते हैं, एमपी जीके भी आता है, इंडिया जीके भी आता है, ओवरऑल वर्ल्ड से भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्लस करंट अफेयर भी आता है। तो आप देखो सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते, इसलिए आप वीडियो देखिए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो मेन टॉपिक होते हैं उनके मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। प्लस आप उन्हीं टॉपिकों को पढ़ें जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि टॉपिक रिपीट होंगे, आपको ध्यान रखना है। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते रहिए। धन्यवाद।